हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम क्लास 11th के फिजिक्स का मोशन इन स्ट्रेट लाइन का टॉपिक एक बार फिर से लाए हैं। हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड पाथ लेंथ इन सब के बारे में बताया था और साथ ही साथ फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में भी बताया था। और आज के इस लेक्चर में मैं आपको वेलोसिटी एंड स्पीड इन दोनों महत्वपूर्ण टर्म के बारे में बताऊंगा। हम यहाँ पर वेलोसिटी के पर्टिकुलर केसेस जिसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ स्पीड के भी पर्टिकुलर केसेस जिसमें नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड, इन सब के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हम यहाँ पर बहुत सारे मोशन के स्पेशल केसेस के पोजीशन टाइम ग्राफ, जिसे एक्सटी ग्राफ कहा जाता है, उसे भी आपको ड्रॉ करके बताएंगे। और यहाँ पर हम आपको कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करके बताएंगे। तो आप ये सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझें, इसे अच्छे से याद रखें। और इसे याद रखने और समझने के लिए आपको नोट्स तैयार करने होंगे खुद से। और इसके लिए यह ज़रूरी हो जाता है कि आप हमारे सारे लेक्चर को बिना स्किप करके शुरू से आखिरी तक अच्छे से देखें, और तब जाकर आप इसके अच्छे से नोट्स तैयार कर पाएंगे और ये सारे फैक्ट्स और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से याद हो पाएंगे। और ये सारे कॉन्सेप्ट्स मैकेनिक्स के जो कि हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन में आपको बताएंगे, ये अगले चैप्टर जो कि मोशन इन ए प्लेन आने वाले हैं, उसमें ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको यूज होता हुआ दिखाई देगा। तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आइए शुरू करते हैं एक और प्यारा सा लेक्चर। हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया था। यहाँ पर हम पोजीशन किसी भी पार्टिकल का किसी भी समय पर एक वेरिएबल से किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे और साथ ही साथ इसके पोजीशन को किस तरह से किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर हम फाइंड करेंगे, और साथ ही साथ एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में हम डिस्प्लेसमेंट किस तरह से फाइंड करेंगे, पहले इन सब को यहाँ पर सीखेंगे। तो हमने आपको यह बताया था पिछले लेक्चर में कि जब भी कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव करेगा तो हम उसके पथ को एक्स एक्सिस एज्यूम करके चलेंगे, और अगर वह वर्टिकली स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा तो हम उसके पथ को वाई एक्सिस एज्यूम करके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कोई पार्टिकल मूव करता है हॉरिजॉन्टली तो हम उसके पथ को मान लेते हैं कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस। अब पथ यहाँ पे एक्स एक्सिस है, मतलब जो कि एक स्ट्रेट लाइन है, यानी कि एक्स एक्सिस पे कोई भी पार्टिकल अगर मोशन में है तो उसका मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन कहलाएगा। ठीक है, अब इसके पोजीशन किसी भी समय पर इसके पोजीशन को रिप्रेजेंट करने का एक सिंबल होता है। ठीक है, तो अब चूंकि जानते हैं कि पोजीशन, इस केस में पोजीशन को रिप्रेजेंट किया जाता है वेरिएबल एक्स से। चूंकि हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया है कि जब भी पार्टिकल मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन या मोशन इन ए वन डायमेंशन में होगा तो उसके पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ एक कोऑर्डिनेट, तीनों कोऑर्डिनेट में से सिर्फ एक कोऑर्डिनेट का ज़रूरत होता है, या तो एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट या जेड कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर चूँकि पार्टिकल का जो मोशन का पथ है स्ट्रेट लाइन का वह एक्स एक्सिस है, तो इसके पोजीशन को हम जिस वेरिएबल से रिप्रेजेंट करेंगे वह एक्स है। और किसी भी पोजीशन, किसी भी पार्टिकल जो कि एक्स एक्सिस पे मूव करेगा, उसका किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे 2:03 पे या 120वें सेकेंड पे या 5वें घंटे में, ठीक है, यानी कि किसी भी समय पे, तो एट एनी टाइम को जिस वेरिएबल से यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे वह टी होगा, तो एट एनी टाइम टी। तो देयरफॉर पोजीशन एट एनी टाइम, पोजीशन एट एनी टाइम, तो पोजीशन के लिए हमने वेरिएबल एक्स लिया है। एट एनी टाइम इसके पोजीशन को रिप्रेजेंट किया जाएगा इस तरह से, इस सिंबल से, एक्स टी, क्योंकि पोजीशन डिपेंड करता है टाइम पे। टाइम के बढ़ने से उसका पोजीशन, अगर मूवमेंट हो रहा है तो उसके पोजीशन में भी चेंज होगा। ठीक है,
तो अब से पोजीशन एट एनी टाइम, अगर पार्टिकल का मोशन स्ट्रेट लाइन है और अगर हमने उसके पथ को एक्स एक्सिस लिया है तो उसके पोजीशन एट एनी टाइम को हम एक्स टी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और अगर यही पार्टिकल का मोशन अगर वाई एक्सिस के अलोंग होगा तो यहाँ पर पोजीशन एट एनी टाइम वाई टी से डिनोट किया जाएगा, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल, लेट पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल मूव्स ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। एक पार्टिकल जो मूव करता है जिस पथ पे उसे एक्स एक्सिस एज्यूम किया गया है और ये दिया गया है यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन इस तरह से दिया गया है। चूँकि जानते हैं इसका सिंबल एक्स टी होगा और इसे दिया गया है कि किस तरह से ये चेंज कर रहा है, तो टी स्क्वायर या इसे हम इस तरह से लिखते हैं टी प्लस थ्री, ठीक है, टी प्लस थ्री इन मीटर। तो पोजीशन एक पार्टिकल का जो कि एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है उसके सिंबल को एक्स टी लिखा गया है और यह एक्स टी चूँकि डिपेंड करता है टी में और यह एक्स टी किसी भी समय पे इसका पोजीशन के लिए एक यहाँ पर फार्मूला एक एक्सप्रेशन दिया गया है टी प्लस थ्री और यह पोजीशन मेजर किया गया है मीटर में, ठीक है। तो हम इसके पोजीशन को अलग अलग इंस्टेंट ऑफ टाइम पे निकालेंगे, ठीक है। तो देयरफॉर एट इंस्टेंट टी इक्वल्स टू 0, जब टाइम 0 मतलब इनिशियली, जब टाइम 0 अभी टाइम स्पेंड हुआ ही नहीं है तो अभी हम कहेंगे कि इनिशियली मतलब शुरू में पार्टिकल कहाँ पर होगा, दैट इज इसे हम लिख देते हैं इनिशियली। जब टाइम t इक्वल्स टू 0 होगा तो इसके पोजीशन को इनिशियल पोजीशन कहा जाता है, मतलब इनिशियली शुरुआत, ठीक है। तो पोजीशन यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे x t इक्वल्स टू 0 से और कुछ नहीं करना है, यह जो हमारा एक्स टी का एक्सप्रेशन है इसमें टी के जगह पर टी का वैल्यू जो यहाँ पर दिया गया है उसे रख के कैलकुलेट करना है। तो टी के प्लेस पे हम यहाँ पर 0 पुट करेंगे, 0 प्लस 3 मतलब 3 मीटर, मतलब 0 सेकेंड पे पार्टिकल ओरिजिन से 3 मीटर राइट साइड पे सिचुएटेड होगा, ठीक है। उसी तरह से एट इंस्टेंट टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड, ठीक है। 0 में सेकेंड लगाएं या आवर लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है, चूँकि 0 सेकेंड 0 आवर 0 डेज सब बराबर होते हैं। लेकिन जब यहाँ पे अदर देन 0 होगा इंस्टेंट का वैल्यू तो यहाँ पे हमें यूनिट लगाना होगा। तो हम यहाँ पर इंस्टेंट टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे इसका वैल्यू को फाइंड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो टी लिखा गया है इसे हमने यहाँ पे लिखा नहीं है, हियर यहाँ पे लिख देता हूँ टी इन सेकेंड। यहाँ पर जो टाइम लिया गया है सेकेंड में, तो इंस्टेंट टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे जो पोजीशन होगा, पोजीशन उसे रिप्रेजेंट किया जाएगा x और यहाँ पर ब्रैकेट में t इक्वल्स टू 2 सेकेंड लिखेंगे और इसे हम फिर से इस एक्सप्रेशन में t के प्लेस पे 2 रख के कैलकुलेट करेंगे, 2 प्लस 3 यानी कि 5 मीटर, ठीक है। तो 2 सेकेंड पे 2 सेकेंड जो टाइम का इंस्टेंट मतलब एग्जैक्ट 2 सेकेंड पे पार्टिकल का पोजीशन 5 मीटर होगा, ठीक है। कुछ और पोजीशन को देखते हैं। तो अब हम बारी बारी से इस इंस्टेंट को नहीं लिखेंगे, सीधा हम लिखेंगे इंस्टेंट टी इक्वल्स टू कुछ भी होगा टाइम वहाँ पे हम लिखेंगे। अब पोजीशन को हम पोजीशन इस वर्ड को हटा देंगे या सिंबल से ही काम चलाएंगे, ठीक है। जैसे एट टी इक्वल्स टू 10 सेकेंड, पोजीशन एट 10 सेकेंड सिंबल हो जाएगा एक्स टी इक्वल्स टू 10 सेकेंड और इसमें कुछ नहीं करना है, टी के प्लेस पे इस 10 के वैल्यू को रख के कैलकुलेट करना है। तो 10 प्लस 3 मीन्स 13 मीटर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप पोजीशन के वैल्यू को जब उसका पोजीशन का एक एक्सप्रेशन दिया रहेगा तो उसके पोजीशन को अलग अलग इंस्टेंट ऑफ टाइम पर हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, एट टी इक्वल्स टू 1 मिनट 5 सेकेंड, ठीक है। इसको इस तरह से लिखते हैं 1 मिनट एंड 5 सेकेंड। तो यहाँ पर
टाइम का वैल्यू दिया गया है 1 मिनट एंड 5 सेकेंड, मतलब टाइम जो स्पेंड हो चुका है वह ऑलरेडी 1 मिनट और 5 सेकेंड स्पेंड हो चुका है, और पार्टिकल इतने टाइम के बाद एग्जैक्टली किस पोजीशन पे होगा उसकी वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। तो चूँकि यहाँ पर t को हमने क्वेश्चन में लिखा है कि इस फार्मूला में जो t लिया गया है यह सेकेंड में है और यह यहाँ पर मिनट में है, तो 1 सेकेंड यहाँ पर 1 मिनट 5 सेकेंड का मतलब हो गया यहाँ पर 60 सेकेंड और प्लस 5 सेकेंड मीन्स 65 सेकेंड। देयरफॉर पोजीशन x t इक्वल्स टू 1 मिनट एंड 5 सेकेंड, इसे हम t इक्वल्स टू 65 सेकेंड भी लिख सकते हैं, बट जब हमें यहाँ पर पुट करना होगा t के प्लेस पे तो हम 65 ही पुट करेंगे, क्योंकि t का वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है सेकेंड में लेना है। तो यहाँ पर 65 प्लस 3 68 मीटर। तो 1 मिनट 5 सेकेंड पर पार्टिकल का पोजीशन 68 मीटर ऑरिजिन से राइट साइड, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन प्लस है, पोजीशन का जो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू है 68 है और यहाँ पर साइन प्लस है, तो साइन यहाँ पर डायरेक्शन को मेंशन करता है। साइन अगर पॉजिटिव होगा तो पार्टिकल का पोजीशन ओरिजिन से राइट साइड होगा, तो 68 मीटर ओरिजिन से दूर ओरिजिन के राइट साइड पार्टिकल का पोजीशन होगा। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। हमें यहाँ दिया गया है इफ पोजीशन y, इस बार इसे y से वेरिएबल y से रिप्रेजेंट किया गया है इन मीटर ऑफ ए पार्टिकल एट एनी टाइम t, इसे हम यहाँ पर सेकेंड में लेने जा रहे हैं। तो पोजीशन y से रिप्रेजेंट किया गया है इस बार, यानी कि y एक्सिस के अलॉन्ग मोशन है ऑफ ए पार्टिकल एट एनी टाइम t इन सेकेंड is given by yt equals to t square minus 5t plus 1। ठीक है, t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 1, यह इसका पोजीशन का एक्सप्रेशन एट एनी टाइम t दिया गया है। तो अब हम इसके अलग अलग इंस्टेंट पे इसके पोजीशन को फाइंड करते हैं। तो देयरफॉर एट t इक्वल्स टू 0 सेकेंड, t इक्वल्स टू 0 सेकेंड पे पोजीशन y t इक्वल्स टू 0 लिखेंगे, और इस एक्सप्रेशन में हर एक t के प्लेस पे हम 0 को पुट करेंगे। तो 0 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 0 प्लस 1, तो यहाँ पर यह अल्टीमेटली 1 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो t इक्वल्स टू 0 सेकेंड पर इसका पोजीशन 1 मीटर पे होगा। ठीक है, फिर एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड इसके पोजीशन को यहाँ पर जिस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाएगा वह यहाँ पर y ब्रैकेट में, और t इक्वल्स टू t का वैल्यू यहाँ पे 1 सेकेंड है, तो यहाँ पे 1 सेकेंड लिखेंगे। और इस एक्सप्रेशन में जो जनरल एक्सप्रेशन है इसमें हम हर एक t के प्लेस पे 1 पुट करके कैलकुलेट करेंगे। 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 1, तो यह 1 और 1 2 और माइनस 5 मीन्स माइनस 3 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर t का वैल्यू जब 1 सेकेंड होगा तो पोजीशन यहाँ पे माइनस 3 मीटर, मतलब ओरिजिन के बिलो y एक्सिस पे चूँकि मोशन है तो यहाँ पर माइनस साइन रिप्रेजेंट करता है कि ओरिजिन के बिलो पार्टिकल का पोजीशन होगा, और ओरिजिन से 3 मीटर के डिफरेंस पे वहाँ पार्टिकल का पोजीशन होगा, 3 मीटर के डिस्टेंस पे। ठीक है, उसी तरह से t इक्वल्स टू अगर 2 सेकेंड लेते हैं, t सेकेंड 2 सेकेंड लेंगे तो यहाँ पे t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, और इस बार फिर से हमें t के प्लेस पे 2 रखना होगा, तो यहाँ पर 2 स्क्वायर 5 इंटू 2 प्लस 1, यह 2 2 जब 4 प्लस 1 5 माइनस 10 मतलब माइनस 5 मीटर। तो इसका पोजीशन यहाँ पर फिर से माइनस 5 मीटर पे होगा। तो अगर आप यह गौर से यहाँ पर पार्टिकल के पोजीशन को देखें, इसके ट्रेंड को देखें, तो 0 सेकेंड पे मतलब इनिशियली पार्टिकल 1 मीटर पे था, 1 मीटर से इसने अपना मोशन स्टार्ट किया, फिर यह माइनस 3 मीटर, मतलब अगर हम यह y एक्सिस को मेंशन करें, यह y एक्सिस यह ओरिजिन है, तो यहाँ पर 0 सेकेंड पे अगर हम मान लेते हैं यह 1 मीटर पे था,
तो 1 सेकेंड पे यह -3 मीटर, फिर उसके बाद -5 मीटर, मतलब पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो पार्टिकल का मोशन जो है वह नेगेटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन की ओर है कंटिन्यूसली। यह इस न्यूमेरिकल वैल्यू के एक्सप्लेनेशन से यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में अलग अलग टाइम के पोजीशन के वैल्यूज से हमें यह ट्रेंड दिखाई दे रहा है कि पार्टिकल यहाँ पर नेगेटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, अब हम इस तरह के पोजीशन के एक्सप्रेशन से डिस्प्लेसमेंट किस तरह से फाइंड करेंगे उसे हम यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, अब जब पोजीशन का एक्सप्रेशन दिया रहेगा तो डिस्प्लेसमेंट हम किस तरह से फाइंड करेंगे इसको देखते हैं यहाँ पर। तो इसके लिए सबसे पहले हमें पोजीशन का एक एक्सप्रेशन होना चाहिए हमारे पास। तो यहाँ पर सबसे पहले लेट पोजीशन x, जिसे मेजर किया गया है इन मीटर एट एनी टाइम t, और इसे मेजर किया गया सेकेंड में, इज गिवन एट टाइम t ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर x पोजीशन से डिनोट किया जा रहा है, पोजीशन को x से, तो इसका मतलब पोजीशन उस पार्टिकल का यहाँ पर दिया गया है जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, यानी कि उसके मूवमेंट को x एक्सिस, उसके पथ को लिया गया है, इज गिवन बाय xt, और इसका एक्सप्रेशन है यहाँ पर 5t + 7। ठीक है, तो हमें यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट हम जानते हैं एक टाइम इंटरवल के लिए होता है, मतलब इनिशियल पोजीशन एक खास टाइम पे होगा, फाइनल पोजीशन एक दूसरे खास टाइम पे होगा, और इन दो पर्टिकुलर टाइम के बीच जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही चेंज इन पोजीशन के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें उसके दो पोजीशन, एक इनिशियल पोजीशन और एक फाइनल पोजीशन के वैल्यू दो अलग अलग इंस्टेंट ऑफ टाइम पर मालूम होने चाहिए। तो यहाँ पर फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल, या ड्यूरिंग द इंस्टेंट्स। ठीक है, जिस इंस्टेंट पे हमें यहाँ पर इंटरवल फाइंड करना है उसमें पहला केस है t = 0 सेकेंड टू t = 4 सेकेंड। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू फाइंड करनी है जब टाइम इनिशियल लिया जाता है 0 सेकेंड और फाइनल टाइम लिया जाता है 4 सेकेंड। मतलब t = 0 पे जो पार्टिकल का पोजीशन होगा वह इनिशियल पोजीशन होगा, और t = 4 सेकेंड पे जो पार्टिकल का या ऑब्जेक्ट का पोजीशन होगा वह फाइनल पोजीशन होगा। तो देयरफॉर x1 और xi मतलब इनिशियल पोजीशन। यह चूँकि एग्जाम्पल नंबर 1 है तो इसलिए हम यहाँ पर इतना डिटेल्स में हम आपको लिखकर बता रहे हैं। आगे के एग्जाम्पल में सिर्फ हम सिंबल से काम चलाएंगे। तो x1 या xi यह इनिशियल पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, और यह इनिशियल इंस्टेंट पे इसका वैल्यू होगा, मतलब xt = 0 सेकेंड। तो x1 का वैल्यू मतलब इनिशियल पोजीशन का वैल्यू मतलब पोजीशन पार्टिकल का t = 0 सेकेंड, मतलब इनिशियल टाइम पे। ठीक है, इसमें हम 0 पुट करते हैं, 5 × 0 + 7, जानते हैं 7 मीटर आएगा, एंड x2 या कभी कभी xf लिखा जाता है,
और यह फाइनल पोजीशन कहलाता है। फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन जो हो जाएगा x इक्वस टू x का वैल्यू t इक्वस टू 4 सेकेंड पर इस एग्जाम्पल में। तो इसमें हम t के प्लेस पे 4 पुट करके कैलकुलेशन करते हैं, तो 5 इंटू 4 प्लस 7 जो कि 27 मीटर होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों का वैल्यू यहाँ पर मिल चुका है। तो अब हम इसके डिस्प्लेसमेंट को लिखते हैं, देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट जिसे डेल्टा x लिखा जाता है, एंड आगे से सिर्फ हम डेल्टा x लिखेंगे, और डेल्टा x मतलब डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होता है। तो फाइनल पोजीशन मीन्स x2 माइनस x1 या xf माइनस xi। तो फाइनल पोजीशन यहाँ पर 27 मीटर है और इनिशियल पोजीशन 7 मीटर है। ठीक है, तो 27 में से 7 यहाँ पर 20 मीटर। तो यहाँ पर फर्स्ट केस में जो ऑब्जेक्ट है उसका डिस्प्लेसमेंट 0 से 4 सेकेंड के बीच के इंटरवल में 20 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होगा। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आप देख सकते हैं पॉजिटिव आया है, इसका मतलब पार्टिकल अपने इनिशियल पोजीशन से 20 मीटर के डिस्टेंस पे अपने इनिशियल पोजीशन से राइट साइड सिचुएटेड होगा। ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारा एक्सप्रेशन यही रहेगा, हम सिर्फ यहाँ पर इंटरवल को चेंज करते हैं। दूसरा t इक्वस टू मान लेते हैं 2 सेकेंड, t1 इक्वस टू 2 सेकेंड एंड t2 इक्वस टू अगर हम मान लेते हैं 10 सेकेंड। ठीक है, तो देयरफॉर इनिशियल पोजीशन xi या x1, इनिशियल पोजीशन हम आपको बता चुके हैं, या तो x1 या xi से डिनोट करते हैं। तो इनिशियल पोजीशन मीन्स पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट t इक्वस टू 2 सेकेंड। इस एक्सप्रेशन में हम पुट करते हैं 5 इंटू 2 प्लस 7, तो यह 17 मीटर होगा। ठीक है, और फाइनल पोजीशन मीन्स x2, और इसका फाइनल पोजीशन का मतलब पोजीशन का वैल्यू टाइम t इक्वस टू 10 सेकेंड पर। तो t इक्वस टू 10 सेकेंड पे, क्योंकि इनिशियल इंस्टेंट 2 सेकेंड है और फाइनल इंस्टेंट 10 सेकेंड पे है। 2 सेकेंड से 10 सेकेंड के बीच कितना डिस्प्लेसमेंट होता है इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इसके लिए ऑफकोर्स हमें t इक्वस टू 2 सेकेंड पे जो पोजीशन होगा वह इनिशियल पोजीशन होगा, और फाइनल टाइम जो कि 10 सेकेंड है, इसके आगे पार्टिकल मूव कर रहा होगा, बट हमें यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है वह इन्हीं 2 टाइम के इंटरवल के दरमियान निकालना है। ठीक है, तो फाइनल पोजीशन x2 मतलब x का वैल्यू t इक्वस टू 10 सेकेंड पे। तो इस एक्सप्रेशन में हम यहाँ पर पुट करेंगे 10 प्लस 7, तो 5 10 या 50 प्लस 7 57 मीटर। ठीक है, अब हम देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए अब हम डिस्प्लेसमेंट वर्ड नहीं लिखेंगे बल्कि सिंबल लिखेंगे डेल्टा x2 माइनस x1। तो x2 का वैल्यू यहाँ पर 57 मीटर है, 57 मीटर माइनस 17 मीटर, तो यह यहाँ पर 40 मीटर डिस्प्लेसमेंट होगा। तो 2 सेकेंड से 10 सेकेंड के बीच पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अगेन 40 मीटर होगा। ठीक है, अब मैं आपको पोजीशन टाइम ग्राफ, जब एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा होगा तो इसके पोजीशन टाइम ग्राफ को किस तरह से ड्रॉ किया जाता है इसके मेथड्स को समझाएंगे। तो एक एग्जांपल से हम यहाँ पर इसको सीखते हैं, एक नहीं बल्कि कई एग्जांपल हम यहाँ पर लेंगे और इससे हम इसके एक्सटी ग्राफ को सीखेंगे। पोजीशन टाइम ग्राफ या तो एक्सटी ग्राफ होगा या वाईटी ग्राफ होगा। ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ। तो जनरली हमारा जो भी मोशन होता है वह हॉरिजॉन्टल प्लेन पे होता है, और स्ट्रेट, चूँकि इस चैप्टर में जो भी मोशन होगा वह मोशन इन स्ट्रेट लाइन होगा, मतलब अलोंग एक्स एक्सिस। तो बुक में इसे एक्सटी ग्राफ भी कहा जाता है। ठीक है, एक्सटी ग्राफ आपको मालूम होना चाहिए, जब मोशन वर्टिकल होगा तब हम इसे एक्सटी ग्राफ के प्लेस पे वाईटी ग्राफ बोल सकते हैं। ठीक है,
तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए जानते हैं हमें दो परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पर, चूँकि दो क्वांटिटी के बीच ग्राफ होता है, दो क्वांटिटी के बीच जब भी ग्राफ होगा तो उसमें से एक क्वांटिटी की वैल्यू दो एक्सिस में से किसी एक एक्सिस पे रखा जाता है। तो जनरली जो भी क्वांटिटी इंडिपेंडेंट होता है उसे हमेशा एक्स एक्सिस के अलोंग उसके वैल्यू को रखा जाता है, और जो क्वांटिटी उस इंडिपेंडेंट क्वांटिटी पे डिपेंड करता है उसके वैल्यू को हमेशा वर्टिकल एक्सिस पे यानी कि वाई एक्सिस पे रखा जाता है। तो x हम यहाँ पर जानते हैं पोजीशन है और t टाइम है। तो टाइम तो हमेशा इंडिपेंडेंट होता है, टाइम को कोई भी रोक नहीं सकता है, और पोजीशन हमेशा डिपेंड करता है टाइम पे। ठीक है, कोई भी पार्टिकल अगर मोशन में है तो जितना ज़्यादा टाइम हम इसे देंगे तो उसके पोजीशन उतने ही ज़्यादा होंगे अगर वो मोशन में है। तो इस तरह से यहाँ पर x और t में जो टाइम है t, यह इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी है, और जो भी फिजिकल क्वांटिटी इंडिपेंडेंट होगा जनरली उसे कन्वेंशन है कि उसे हॉरिजॉन्टल एक्सिस मीन्स उसके वैल्यू को x एक्सिस पे रखा जाता है। तो यहाँ पर t, ठीक है, t मतलब इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। ठीक है, t को हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रखेंगे और यह इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, ऑलवेज केप्ट ऑन एक्स एक्सिस। और यहाँ पर x यहाँ पर डिपेंडेंट क्वांटिटी है और इसे वर्टिकल एक्सिस मीन्स वाई एक्सिस पे रखा जाता है। ठीक है, यह डिपेंडेंट क्वांटिटी है, ऑलवेज केप्ट ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, अब से आपको याद रखना है, जब भी आप दो क्वांटिटीज के बीच के ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले यह मालूम कर लेना है कि कौन से क्वांटिटी इंडिपेंडेंट है और कौन से क्वांटिटी इंडिपेंडेंट है। जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होंगे उसके वैल्यू को हमेशा हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस पे हम रखेंगे, और जो डिपेंडेंट क्वांटिटी होंगे उसके वैल्यू को हम हमेशा वर्टिकल एक्सिस मीन्स वाई एक्सिस पे रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर हम आपको एक्स-टी ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, लेट पोजीशन x, जिसे हम मीटर में लेने जा रहे हैं, एट एनी टाइम t इन सेकेंड इज गिवन बाय xt इक्वल्स टू x प्लस 5 मीटर। ठीक है, x प्लस 5 दिया गया है, तो हम इसके पोजीशन टाइम ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले t इक्वल्स टू 0 पे इसके पोजीशन को निकालना होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं, टेबल, उसमें हम इसके पोजीशन के वैल्यूज़ के ट्रेंड को देखेंगे, और फिर से हम यहाँ पर ग्राफ में x और करस्पॉन्डिंग t के वैल्यू को पॉइंट के रूप में यहाँ पर मेंशन करेंगे और उसे हम फ्री हैंड से मिला देंगे, तो हमारे सामने x वर्सेस t का ग्राफ मौजूद होगा। ठीक है, तो यहाँ पे t और यहाँ पे xt। तो t इक्वल्स टू हम अगर 0 लेते हैं, 0, तो xt यहाँ पर 0 प्लस 5 मीन्स 5 मीटर। ठीक है, 5 मीटर होगा। उसी तरह से t इक्वल्स टू अगर 1 लेते हैं तो 1 प्लस 5 मीन्स 6 मीटर होगा। ठीक है, फिर t इक्वल्स टू अगर 2 लेते हैं, एक हमने बहुत ही सिंपल एग्जांपल लिया है, यह तरह तरह के एग्जांपल आपको मिलेंगे और इसके आपको ग्राफ भी अलग अलग शेप और साइज़ के मिलेंगे। तो t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे यह 2 प्लस 5 मीन्स 7 मीटर होगा। फिर अगर हम t इक्वल्स टू 3 लेते हैं तो यहाँ पे 3 प्लस 5 8 मीटर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर t सेकेंड में है और यहाँ पे x इन मीटर में है। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम 0, यह 0 हो गया,
उसके बाद 1 2 3 4 5, ठीक है। और x में भी हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, इसे हम मिटाते हैं क्योंकि इसे हमें ड्रॉ करना है। 1 2 3 4 5 6 1 2, यह 0 हो गया, 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये आप अपने सुविधा अनुसार इंटरवल को लेंगे। यह यहाँ पर जो भी वैल्यूज आपको दिखाई देगा उसी से आपको मालूम होगा कि हम यहाँ पर कितने का इंटरवल यहाँ पर लेने जाएंगे, ठीक है। तो जब t = 0 तो x = 5, तो t = 0 x = 5, जो पॉइंट होगा वह यहाँ होगा। मतलब पार्टिकल ने अपना जर्नी स्टार्ट किया है 5 मीटर से ही, ठीक है। 5 मीटर मतलब टाइम 0 सेकेंड पे पार्टिकल का पोजीशन 5 मीटर है। फिर t = यहाँ पे 1 सेकेंड है तो x का वैल्यू 6 मीटर है। तो t = 1 सेकेंड है तो x का वैल्यू यहाँ पर 6 मीटर कुछ यहाँ पर आएगा, यह पॉइंट होगा। फिर t = 2 सेकेंड तो यह 7 मीटर पे है, तो 2 सेकेंड यहाँ पर 7 मीटर यहाँ पर आएगा। फिर 3 सेकेंड पे यह 8 मीटर पे है, तो 3 सेकेंड यहाँ पर 8 मीटर यहाँ पे आएगा। 8 मीटर के सामने यहाँ पर। अब इन सारे पॉइंट्स को हम जानते हैं 1/2 सेकेंड पे भी इसके पोजीशन को निकाला जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर y = xt = x + 5, ठीक है। xt = x + 5 था। तो अब अगर हम इन सारे पॉइंट्स को, चूँकि ग्राफ ड्रॉ करने का यही तरीका है कि 3-4 पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स के वैल्यू को हम यहाँ पे पॉइंट के थ्रू मेंशन करते हैं, उसके बाद फ्री हैंड से इसे मिला देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह इसका ग्राफ होगा, ठीक है। यह xt ग्राफ, ठीक है, यह एक xt ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर यह xt ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे कि जब xt ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है और इंक्लाइंड होता है टाइम के साथ, तो पार्टिकल का मोशन यूनिफॉर्म मोशन में कहलाता है, ठीक है। यह आगे आप पढ़ेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ आपको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। यह पहला एग्जाम्पल था। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा xt ग्राफ फॉर ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अब हम यहाँ पर एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का xt ग्राफ बनाने जा रहे हैं। अब यहाँ पर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट्स को बोलते हैं जो कि रेस्ट में होते हैं, मतलब टाइम बीतने के साथ इसके पोजीशन में किसी भी तरह का चेंजिंग नहीं होता है। डेट इज इट इज एट रेस्ट, ठीक है। तो लेट xt = 100 मीटर, ठीक है। यहाँ पे एक पार्टिकल है जिसका पोजीशन एट एनी टाइम t यहाँ पर दिया गया है 100 मीटर। तो आप देख सकते हैं इसके एक्सप्रेशन में 100, लेकिन किसी भी तरह का t वेरिएबल नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब किसी भी टाइम पे अगर हम यहाँ पर इसका पोजीशन को निकालेंगे तो t के वैल्यू हमें यहाँ पर पुट नहीं करने होंगे, और हर केस में हमारा आंसर 100 ही आएगा, ठीक है। देयरफॉर x t = 0 तो 100 मीटर होगा, x t = 1 सेकेंड तब भी यहाँ पर 100 मीटर ही होगा, चूँकि हमें यहाँ पर t की वैल्यू रखनी ही नहीं है। जब हम t की वैल्यू रखेंगे तब तो हमारा xt का वैल्यू चेंज करेगा, लेकिन यहाँ पर तो एक्सप्रेशन में 100 और t का वैल्यू यहाँ पर किसी भी तरह का इसके साथ जुड़ा हुआ ही नहीं है। तो हम t का वैल्यू यहाँ पर नहीं रख पाएंगे, जिससे x का वैल्यू किसी भी इंस्टेंट पे हमें 100 मीटर ही होगा, ठीक है। जैसे x = 2 सेकेंड तब भी यहाँ पर 100 मीटर होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टाइम अलग अलग इंस्टेंट पे पार्टिकल का पोजीशन 100 मीटर पर ही है, मतलब वो किसी भी तरह का मोशन में नहीं है, कोई भी मूवमेंट उसमें नहीं है। और इस केस में उस ऑब्जेक्ट को हम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट या
रेस्ट के पोजीशन में कहते हैं। ठीक है, तो इसका ग्राफ हम देख लेते हैं किस तरह का होगा। इस एक्सिस पे हम t को लेते हैं, यहाँ पे इस एक्सिस पे हम x के वैल्यू को रखते हैं। अब चूंकि यहाँ पर टाइम जानते हैं, हम इधर से ओरिजिन से राइट साइड जाएंगे तो हमारा टाइम का वैल्यू इंक्रीज करेगा, और ओरिजिन से अबव जाएंगे तो x का वैल्यू इंक्रीज करेगा, बट x का वैल्यू रिमेन 100 मीटर पर इस एग्जाम्पल में पार्टिकल का मेंटेन है। तो कहीं पर भी हम एक पॉइंट ले लेते हैं और इसे 100 लिख देते हैं, 100 मीटर। तो यहाँ पर अब किसी भी सेकंड पे 1 सेकंड हो, 2 सेकंड हो, 3 सेकंड हो, 4 सेकंड है, तो 1 सेकंड पर भी 100 मीटर होगा, 2 सेकंड पर भी 100 मीटर होगा, 3 सेकंड पर भी यहाँ पर 3 सेकंड पर भी 100 मीटर ही होगा, 3 सेकंड पे 100 पे है, 4 सेकंड पे 100 पे है, 5 सेकंड पर भी 100 पे है। तो इस तरह से अगर हम इन सारे पॉइंट्स को मिलाएंगे तो एक्सटी ग्राफ फिर से स्ट्रेट लाइन है, और यह टाइम एक्सिस यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऑलवेज पैरेलल होगा। जब भी कोई पार्टिकल स्टेशनरी पार्टिकल होगा यानी कि वह रेस्ट में होगा, तो उसका एक्सटी ग्राफ ऑलवेज एक स्ट्रेट लाइन होगा, और वह हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी कि टाइम एक्सिस के ऑलवेज पैरेलल होगा। यह आपको याद रखना है। ठीक है, एक और ग्राफ लेते हैं हम। एक और ग्राफ ले लेते हैं। यह t है इन सेकेंड और यह x है इन मीटर। तो टाइम का इंटरवल हमने 1 सेकेंड का लिया है, और जबकि यहाँ पर पोजीशन का इंटरवल हमने 10 मीटर का लिया है। अब सीधा हम यहाँ पर x का कोई एक्सप्रेशन लिखे बिना हम यहाँ पर ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये अगर हम मान लेते हैं कुछ इस तरह से पार्टिकल मूव कर रहा है, तो यहाँ पर यह एक्सटी ग्राफ, यहाँ पर एक पार्टिकल जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, इसके एक्सटी ग्राफ को यहाँ पर दिखाया गया है। तो आप ग्राफ देखकर यहाँ पर कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि फर्स्ट 3 सेकंड में पोजीशन पार्टिकल का चेंज कर रहा है, क्योंकि जब हम इधर जाएंगे तो टाइम का वैल्यू बढ़ेगा और ग्राफ का हाइट ऊपर जा रहा है। एक्स एक्सिस यानी कि टाइम एक्सिस के पैरेलल तो है नहीं, तो यहाँ पर 0 से 3 सेकंड के बीच पार्टिकल मोशन में है। अब चूंकि यह स्ट्रेट लाइन है तो हमने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि यह यूनिफॉर्म मोशन में है, ये हम आगे बात करेंगे। यहाँ पर सिर्फ हमें यहाँ पर यह मालूम करना है कि यह 3 सेकंड, पहला 3 सेकंड में पार्टिकल मोशन में है, फिर 3 से 6 सेकंड के बीच आप देख सकते हैं एक्सटी ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि जब यह 30 मीटर पे पहुँच जाता है 3 सेकंड पे, तो 3 सेकंड से 6 सेकंड के बीच यह लगातार 30 मीटर पर ही रेस्ट करता है, मतलब स्टेशनरी पोजीशन में रहता है। फिर 6 सेकंड के बाद इसका ग्राफ जो कि टाइम एक्सिस के पैरेलल था, फिर यह चेंज करता है, ऊपर की ओर भाग रहा है। मतलब 6 सेकंड के बाद यह पार्टिकल फिर से एक बार मोशन में आ जाता है। तो यह एक्सटी ग्राफ के कुछ सैंपल्स हमने आपको बताया है। इसके और भी ग्राफ जब हम आपको यूनिफॉर्म स्पीड
या यूनिफॉर्म वेलोसिटी बताएंगे, तो उसके बाद फिर से एक्स टी ग्राफ आपको एक बार स्टडी करना होगा। यह बहुत ही सिंपल एक्स टी ग्राफ के केसेस के बारे में हमने आपको बताया है, ठीक है। मैं आपको वेलोसिटी और स्पीड के कॉन्सेप्ट्स बताते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, और इसे आपको बहुत ही स्लोली समझना होगा, क्योंकि यह बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। और इसमें जो मेन डिफरेंस होता है, यह जब आप कुछ एग्जांपल्स को यहाँ पर देख लेंगे तब आपको इसके डिफरेंस अच्छे से मालूम हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ हम सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, इन दो टर्म्स के बारे में सीखेंगे, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी के बारे में सबसे पहले सीखते हैं, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इसे रिप्रेजेंट किया जाता है v और इसके ऊपर बार, क्योंकि जानते हैं किसी भी क्वांटिटी के ऊपर अगर बार होता है तो वह उसके एवरेज वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो एवरेज वेलोसिटी को v बार से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब इसका डेफिनेशन है सबसे पहले नेट डिस्प्लेसमेंट बाय नेट टाइम टेकन। कोई भी पार्टिकल एक टाइम इंटरवल में जितना डिस्प्लेसमेंट होता है उसको अगर हम उस टाइम इंटरवल के वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं तो जो हमें आंसर मिलता है वह उसके एवरेज वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इसे डिफाइन करते हैं, इट इज इक्वल्स टू द नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय नेट टाइम, ठीक है। यह इक्वल किसके इक्वल होता है? नेट डिस्प्लेसमेंट को अगर हम नेट टाइम टेकन इसे डिवाइड कर देते हैं तो यह एवरेज वेलोसिटी के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, और इसके साथ साथ इसका यूनिट होगा। तो यूनिट हम अभी आपको बाद में बताएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल, सबसे पहले हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं कुछ इस तरह से। यह ओरिजिन है, यह ए है, यह मान लेते हैं 50 मीटर, 100, 150, 200, 250, ठीक है। एक पार्टिकल है जो कुछ इस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है। ठीक है, एक पार्टिकल है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर कुछ इस तरह से मूव कर रहा है। इसने अपना जर्नी ओरिजिन से स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले यह बी तक पहुंचता है। बी तक पहुंचने के बाद यह अपने डायरेक्शन को चेंज करके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है और पी पर आकर यह रुक जाता है, ठीक है। अगर हम मान लें कि एवरी 50 मीटर को ट्रेवल करने में यहाँ पर यह 5 सेकेंड लेता है, ठीक है। एवरी 50 मीटर को ट्रेवल करने में यह 5 सेकेंड लेता है। तो इट टेक्स, अगर हम मान लें इट टेक्स 5 सेकेंड टू ट्रेवल एवरी 50 मीटर, ठीक है। एवरी 50 मीटर को ट्रेवल करने में अगर यह 5 सेकेंड लेता है तो यहाँ पर इसका एवरेज वेलोसिटी निकालना है। देन इट्स एवरेज वेलोसिटी
हमें निकालना है 0 सेकेंड से p तक आने में, p तक मतलब 0 से p के बीच। इट्स एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग x इक्वल्स टू o ड्यूरिंग o टू p, ठीक है। वो मतलब ओरिजिन हो गया, इसका हमें एवरेज वेलोसिटी निकालना है o से p तक के ट्रेवल में, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यह कितना देर के लिए चला। तो हर 50 सेकेंड के लिए, सॉरी हर 50 मीटर के लिए यह 5 सेकेंड लेता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यह कितना पथ लेंथ, कितना डिस्टेंस यह चला है। क्योंकि हर 50 मीटर को ट्रेवल करने में इसे 5 सेकेंड लगता है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, फिर रिटर्निंग में 1 2 3। तो इस डायरेक्शन में मतलब ओरिजिन से बी तक जाने में यह 5 इंटरवल पास करता है, 1 2 3 4 5, और रिटर्निंग में यह 1 2 3 इंटरवल पास करता है, ठीक है। तो हर इंटरवल यहाँ पे 50 मीटर का है, मतलब हर इंटरवल को ट्रेवल करने में इसे 5 सेकेंड लगता है। तो टोटल टाइम टेकन टू मूव्स फ्रॉम O टू P कितना हो गया यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटरवल, और एक इंटरवल 5 सेकेंड का, मतलब 40 सेकेंड। टोटल 40 सेकेंड के लिए यह O से P तक के जर्नी में ट्रैवल करता है, ठीक है। तो यह 40 सेकेंड जो टोटल टाइम इंटरवल हो गया, जो टोटल टाइम टेकन यहाँ पे हमने लिखा है उसका वैल्यू हो गया डेल्टा टी का, ठीक है। अब इस 40 सेकेंड में इसका डिस्प्लेसमेंट, इस 40 सेकेंड में इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डेल्टा टी, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स। इसका डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं इस 40 सेकेंड में। तो इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, मतलब x2 फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन इसका p पर है, मतलब OP, और इनिशियल पोजीशन तो इसका 0 मीटर ही होगा, OO या 0 मीटर इनिशियल पोजीशन, जो कि इसका ओरिजिन है, ठीक है। तो OP फाइनल पोजीशन देख सकते हैं इसका कितना है? 100 मीटर माइनस 0 मीटर। तो इसका 100 मीटर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर आया है, ठीक है। इसे ऊपर लिखते हैं। (100 माइनस 0 मीन्स 100 मीटर। तो इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर 100 मीटर आया है, और इस डिस्प्लेसमेंट को ट्रेवल करने में इसने 40 सेकेंड का टाइम इंटरवल लिया है। तो इसका एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो देयरफॉर v बार डेल्टा x बाय डेल्टा t। तो डेल्टा x यहाँ पर कितना है? 100 मीटर, और टाइम कितना है? 40 सेकेंड। टू 2.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इस कंडीशन में इस ऑब्जेक्ट का, जो कि इस पथ पे मूव कर रहा है, इसका एवरेज वेलोसिटी 2.5 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर इस एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू पॉजिटिव आया है। तो एवरेज मोशन इन स्ट्रेट लाइन के चैप्टर में, चूँकि हमने आपको बताया है कि जो एवरेज वेलोसिटी होता है यह एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसका साइन इसके डायरेक्शन को मेंशन करता है। तो यहाँ पर चूँकि एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू पॉजिटिव आया है, तो इसका मतलब पार्टिकल अपने इनिशियल पोजीशन से राइट साइड के डायरेक्शन में इसका मूवमेंट हुआ है। अगर एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव होगा तो आपको याद रखना है कि एवरेज वेलोसिटी जब भी पॉजिटिव होगा मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के चैप्टर में, तो इसका मतलब पार्टिकल अपने इनिशियल पोजीशन से राइट डायरेक्शन में उसने मूवमेंट किया होगा। और अगर इनिशियल मतलब एवरेज वेलोसिटी अगर नेगेटिव होगा तो इस केस में पार्टिकल अपने इनिशियल पोजीशन से लेफ्ट डायरेक्शन की ओर उसने मूव किया होगा। इससे पार्टिकल के मूवमेंट के डायरेक्शन को
मूवमेंट का डायरेक्शन इन्फॉर्मेशन मिलता है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर एवरेज स्पीड निकालेंगे तो एवरेज स्पीड को भी डिफाइन कर लेते हैं। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड किसी भी पार्टिकल का जब एक स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा होता है तो यह फिर से रेशियो होता है टोटल पथ लेंथ टू द टाइम टेकन टू ट्रेवल दिस पथ लेंथ। मतलब कोई भी पार्टिकल अगर स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा होता है तो उसका एवरेज स्पीड, जितनी दूरी यानी कि जितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है और उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जितना टाइम लगता है, इन दोनों के कोसेंट के इक्वल होता है। तो इट इज इक्वल्स टू द नेट डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन टू ट्रेवर्स्ड दिस डिस्टेंस। ठीक है, टोटल डिस्टेंस जो इसने ट्रेवर्स किया है और इस डिस्टेंस को ट्रेवर्स करने में जितने टाइम लगे हैं उससे हमें डिवाइड कर देना है। जो आंसर आएगा वह एवरेज स्पीड का होगा। ठीक है, और यह वेक्टर नहीं स्केलर क्वांटिटी होता है, इसको आपको याद रखना है। तो यहाँ पर ओ से पी तक के जर्नी में इसका एवरेज स्पीड हमें मालूम करना है। तो हियर यहाँ पर फिर से हमें मालूम है कि 0 से 50 मतलब हर 50 मीटर को ट्रेवल करने में इस कंडीशन में पार्टिकल को 5 सेकेंड का टाइम लगता है। तो 0 से मतलब ओरिजिन से पी तक आने में इसे 40 सेकेंड का टाइम लगता है, जो कि डेल्टा टी का वैल्यू है वो हमने ऑलरेडी निकाल के रखा है। तो हियर पाथ लेंथ जो कि डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड का वैल्यू होता है, डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड। जानते हैं यहाँ पर O से B तक आया है और फिर B से P तक इसका वापसी हो गया है। तो टोटल पथ लेंथ मतलब सबसे पहले O से B तक जाने में इसे 250 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा है। तो 250 मीटर अब प्लस B से P तक आने में 1 2 3 एक इंटरवल 50 मीटर का है, तो यहाँ पे 3 इंटरवल फर्दर 150 मीटर मीन्स 213 400 मीटर का डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया है O से P तक के ट्रेवल में। और इस डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसे 40 सेकेंड का टाइम लगा है। तो इस केस में इसका एवरेज स्पीड इसका कोई पर्टिकुलर सिंबल नहीं होता है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड को सिर्फ हम या तो इस तरह से लिख सकते हैं, स्पीड इसके ऊपर बार लगा देंगे, नेट डिस्टेंस मीन्स टोटल डिस्टेंस ट्रेवर्स को नेट डिस्टेंस भी बोलते हैं, एंड नेट टाइम टेकन। ठीक है, तो यहाँ पर नेट डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड 400 मीटर है, 400 मीटर, और इसे ट्रेवल करने में 40 सेकेंड का टाइम यहाँ पर लगा है। 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों के वैल्यू हमने निकाले हैं और दोनों का वैल्यू अलग अलग आया है। ठीक है, एवरेज स्पीड का वैल्यू काफ़ी ज़्यादा, इसका वैल्यू बड़ा है ये इस एग्जांपल में एवरेज वेलोसिटी के वैल्यू से। ठीक है, तो एवरेज स्पीड का वैल्यू कभी भी एवरेज वेलोसिटी के वैल्यू से छोटा नहीं होगा, जब भी होगा या तो उसके इक्वल्स होगा या उससे हमेशा ग्रेटर होगा। ये हम अलग अलग केसेस के एग्जांपल में देखेंगे, तब आपको इसके कॉन्सेप्ट बताएंगे कि कब इसका वैल्यू एवरेज वेलोसिटी के एग्जैक्ट उसके मैग्नीट्यूड के इक्वल होंगे और कब
उससे ग्रेटर होगा। ठीक है, तो हमने एक एग्जांपल के थ्रू आपको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के वैल्यू को बताया। एवरेज वेलोसिटी मीन्स नेट डिस्प्लेसमेंट बाय नेट टाइम टेकन, और एवरेज स्पीड मीन्स नेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय नेट टाइम टेकन। एकदम सिंपल मीनिंग है इसका। ठीक है, यहाँ पर स्पीड का वैल्यू, एवरेज स्पीड का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड आया है, जबकि एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू 2.5 मीटर पर सेकेंड आया था। और एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू एवरेज स्पीड के वैल्यू से यहाँ पे छोटा है। ऐसा इसलिए है कि पार्टिकल किसी लगातार एक ही डायरेक्शन में उसका मूवमेंट यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है उसने अपने मोशन के दौरान अपने डायरेक्शन को चेंज कर लिया था। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट का मोशन अगर एक ही डायरेक्शन में नहीं होता है, मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वह मूव कर रहा होता है और कुछ देर के बाद उसने अपने मोशन के डायरेक्शन को चेंज कर लिया है, तो इस कंडीशन में जो एवरेज स्पीड का वैल्यू होगा एक टाइम इंटरवल के लिए, वह हमेशा एवरेज वेलोसिटी के वैल्यू से, मतलब एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के वैल्यू से हमेशा ग्रेटर होगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम एक ऐसा एग्जांपल लेंगे जिसमें जो ऑब्जेक्ट है वह लगातार किसी एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। तब हम देखेंगे कि इस केस में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड किस तरह से रिलेटेड होंगे। ठीक है, और साथ ही साथ आपको अब से याद रखना है कि एवरेज वेलोसिटी या टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन टू ट्रेवल दैट डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है, और एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल और उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगता है उससे डिवाइड करने में ऑब्टेन होता है। और इन दोनों ही फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट एसआई यूनिट सेम होता है। एसआई यहाँ पर यूनिट लिख देते हैं, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी, इसका मीटर पर सेकेंड वैल्यू होता है। ठीक है, जबकि एवरेज वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और एवरेज स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अभी हम इसके पर्टिकुलर टाइप्स के बारे में भी स्टडी करेंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स के थ्रू कुछ कंक्लूजन्स निकालेंगे और ये सारे कंक्लूजन्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, when object moves continuously in a specified या in a fixed direction। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट का मोशन यूनी डायरेक्शनल होगा, यूनी डायरेक्शनल मीन्स किसी एक ही डायरेक्शन में लगातार अपने मोशन के दौरान वह अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं फिर से हम। यह एक्स एक्सिस ऑब्जेक्ट के पथ को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर ओरिजिन हो गया, यह मान लेते हैं 20 मीटर का है। 20, 40, 60, 80, 100, 120 एंड 140 एक्स इन मीटर। और यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि इस 20 मीटर को ट्रेवल करने में, इस 20 मीटर को ट्रेवल करने में यहाँ पर 4 सेकेंड का टाइम लगता है। लेट इट टेक्स 4 सेकेंड टू ट्रेवल each 20 मीटर। ठीक है, ये हमने यहाँ पर लेट कर लिया है। अब यहाँ पर मोशन यहाँ पर कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पर फिगर में
हमने ए से एक एरो लाइन सेगमेंट बनाया है बी तक, और यह शो करता है कि पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन ए पर था और फाइनल पोजीशन पी पर है, और इसका मूवमेंट ए से पी के बीच में लगातार एक ही डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की ओर है। इसने बीच में कहीं पर भी अपने डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज नहीं किया है, रिवर्स नहीं किया है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, एवरेज स्पीड निकालेंगे, और फिर एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और स्पीड, एवरेज स्पीड के वैल्यू को कंपेयर करेंगे, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। नाउ वी एवरेज मतलब एवरेज वेलोसिटी डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। तो डेल्टा एक्स यहाँ पर इनिशियल पोजीशन, सॉरी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, और यहाँ से यहाँ तक सबसे पहले ए से पी तक आने में हर इंटरवल यहाँ पर 4 मीटर का है, सॉरी 20 मीटर का है, और हर 20 मीटर को ट्रेवल करने में 4 सेकंड लगता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कितना इंटरवल यह ट्रेवल करता है। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 इंटरवल 20 मीटर का इसने ट्रेवल किया है, और हर 20 मीटर के इंटरवल को ट्रेवल करने में इसे 4 मीटर लगता है। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। पहले डेल्टा टी लिखते हैं। फाइनल पोजीशन यहाँ पे पी पर है, ओपी, इनिशियल पोजीशन ओपी ए पे है, ओए, और यहाँ पे 6 × 4 24 सेकेंड। ए से पी तक आने में इसे 24 सेकेंड का समय लगता है, ठीक है। फाइनल पोजीशन पी पर ओपी, फाइनल पोजीशन ओपी मीन्स -20 मीटर, और इनिशियल पोजीशन ए पर, ठीक है। इनिशियल पोजीशन ए पर मतलब नहीं, इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन पी पर है 20 मीटर है, क्योंकि यहाँ पर यह ओ से राइट साइड है, तो 20 मीटर, और माइनस इनिशियल पोजीशन ए पर है 140 मीटर बाय टाइम 24 सेकेंड। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर -120 मीटर बाय 24 -5। तो एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू यहाँ पर -5 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर आया है, ठीक है। कब? जब पार्टिकल अपने होल जर्नी के दरमियान इसने कभी भी अपने मोशन के डायरेक्शन को चेंज नहीं किया है, यानी कि इसका मोशन यूनि डायरेक्शनल है, लगातार यह आप देख सकते हैं ए से पी की ओर, मतलब निगेटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में इसने अपने मोशन को बरकरार रखा है। अब हम इसके एवरेज स्पीड को निकालते हैं। तो देखो एवरेज स्पीड में स्पीड के ऊपर बार लगाएंगे, और यह नेट जो टोटल पाथ लेंथ बाय टोटल टाइम तो यहाँ पर 24 सेकेंड ही होगा। अब यहाँ पर चूंकि पार्टिकल ने अपने होल मोशन में कभी भी अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं किया है, तो यहाँ पर टोटल पाथ लेंथ यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, और एक इंटरवल का वैल्यू, मतलब एक इंटरवल में इसने 20 मीटर को ट्रेवल किया, और इसने 6 इंटरवल मीन्स 120 मीटर पाथ लेंथ और 24 सेकेंड 5 मीटर पर सेकेंड। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर जो एवरेज स्पीड है वो एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। तो देयरफॉर कह सकते हैं एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी मतलब 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर इस केस में जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा होता है, और अपने मूवमेंट के दौरान अगर उसने कभी भी डायरेक्शन को चेंज नहीं किया है, मतलब लगातार वह एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है, तो उस केस में एवरेज स्पीड का वैल्यू एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के इक्वल्स होता है, ठीक है। यह आपको याद रखना है, ठीक है। जब पार्टिकल का या ऑब्जेक्ट का मोशन स्ट्रेट लाइन पर फिक्स्ड डायरेक्शन में होगा, अगर कभी भी डायरेक्शन उसने चेंज कर लिया है मोशन के दौरान, तो उस केस में एवरेज स्पीड का वैल्यू एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। इसे भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो देखो इसे नोट करके रखेंगे, व्हेन
ऑब्जेक्ट moves on straight line in a fixed direction. That is, without changing its direction. ठीक है? Then जो एवरेज स्पीड होगा उसकी वैल्यू एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के हमेशा इक्वल होगा। ठीक है, ये फर्स्ट केस में ऑलवेज बराबर होगा। और दूसरा केस, ठीक है, दूसरा केस, बट व्हेन इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन ड्यूरिंग मोशन, जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा होगा और अपने मोशन के दौरान अगर इसने अपने डायरेक्शन को चेंज कर लिया कहीं पर भी, किसी भी समय, किसी भी रास्ते में कहीं पर भी, तो इस केस में देन एवरेज स्पीड का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर होगा एवरेज वेलोसिटी के। ठीक है, एवरेज स्पीड का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर होगा एवरेज वेलोसिटी के वैल्यू से। ये दो फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक पोजीशन का एक्सप्रेशन दिया रहेगा, तब हम एक इंटरवल के लिए किस तरह से एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू निकालेंगे इसे देखते हैं। क्वेश्चन है इफ पोजीशन x, जो कि मीटर में मेजर किया जाता है, ऑफ ए पार्टिकल जो कि मूव करता है, मूव्स ऑन स्ट्रेट लाइन एट एनी टाइम t, जिसे सेकंड में मेजर किया जाता है, इज गिवन बाय xt, और इसकी वैल्यू है t² + t + 1। ठीक है, किसी भी पार्टिकल x का या टाइम के टर्म में पोजीशन के एक्सप्रेशन दिए गए हैं जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे मूव करता है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर फाइंड इट्स एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द इंटरवल फर्स्ट केस में t = 1 सेकेंड टू t = 5 सेकेंड। ठीक है, इसका एवरेज वेलोसिटी हमें निकालना है फर्स्ट केस में टाइम का इंटरवल जब 1 सेकेंड से 5 सेकेंड के बीच होंगे। ठीक है, तो सिंस यहाँ पर हमें डिस्प्लेसमेंट मालूम होने चाहिए t = 1 सेकेंड से t = 5 सेकेंड के बीच। ठीक है, तो डेल्टा t, सबसे पहले डेल्टा t t2 - t1, तो फाइनल टाइम यहाँ पर 5 सेकेंड है, इसमें हम 1 सेकेंड के वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 सेकेंड का यहाँ पे टाइम इंटरवल है। ठीक है, अब यहाँ पे डेल्टा x मीन्स x2 - x1, तो x2 यहाँ पर फाइनल पोजीशन का वैल्यू होगा और फाइनल पोजीशन हमारा 5 सेकेंड पे पोजीशन के वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब x t = 5 सेकेंड और इनिशियल पोजीशन का वैल्यू होगा जब टाइम का वैल्यू 1 सेकेंड पे हम इसके पोजीशन को देखेंगे, मतलब x t = 1 सेकेंड। तो x t = 5 सेकेंड निकालने के लिए हमें इस एक्सप्रेशन में जहाँ पर भी t है उसमें 5 के वैल्यू को रखना होगा, मीन्स 5² + 5 + 1, और t = 1 सेकेंड में इस एक्सप्रेशन में t के प्लेस पे 1 हमें पुट करना होगा, तो 1² + 1 + 1। ठीक है, अब यह 25 + 5 30 + 1 होगा, 30 + 1, और यह 1 + 1 2, 5 5 = 25 + 5 30 + 1 31 लिखते हैं इसको। ठीक है, 31 - 1 2 3, तो 31 - 3 यह आपका हो गया 28 मीटर।
28 मीटर का डिस्प्लेसमेंट इस पार्टिकल का यहाँ पर इस टाइम इंटरवल 4 सेकेंड के दौरान हुआ है। तो यहाँ पर देयरफॉर इस इंटरवल में देयरफॉर द एवरेज फॉर t = 1 सेकेंड टू t = 5 सेकेंड, जो डेल्टा x बाय डेल्टा t का वैल्यू होगा। तो यहाँ पे 28 मीटर अब बाय 4 सेकेंड मतलब 7 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर होगा। ठीक है, 7 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर होगा। अब यहाँ पर हमें यह मालूम करना है कि क्या यह पार्टिकल लगातार एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है या कभी इसने डायरेक्शन को चेंज भी किया है। ठीक है, तो उसके लिए हमें t के वैल्यू 0 से आगे के वैल्यूज़ को यहाँ पर रखना होगा और देखना होगा कि क्या इसका पोजीशन लगातार घट रहा है, बढ़ रहा है या क्या हो रहा है। ठीक है, तो यह देखने से ही मालूम होता है कि अगर हम t का वैल्यू 0 रखेंगे तो 1 होगा और उसके बाद अगर कोई भी वैल्यू रखेंगे तो यह लगातार पॉजिटिव आएगा और वह वैल्यू इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो देखने से यह मालूम हो रहा है कि यहाँ पर यह जो पार्टिकल है यह लगातार पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर मूव कर रहा है, मतलब इसने अपने मोशन में कहीं पर भी डायरेक्शन को चेंज नहीं किया होगा। और इस बात को हम आगे मैथमेटिकली आगे के लेक्चर्स में डायरेक्ट हम आपको बताएंगे, बट यहाँ पर आपको अनुमान लगाना होगा और वह अनुमान कभी कभी रॉन्ग भी हो सकता है। इसके एग्जैक्ट मेथड क्या, जब x के एक्सप्रेशन दिए रहेंगे तो क्या पार्टिकल लगातार एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है या बीच में कहीं उसने डायरेक्शन को चेंज किया है या किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, यह आपको आगे के लेक्चर्स में 1-2 लेक्चर्स में हो सकता है आपको इसके बारे में जो हम आपको कॉन्सेप्ट है वो बताएंगे। बट अभी आपको यहाँ पर इसके बारे में इसके एक्सप्रेशन को देखकर ही अनुमान लगाना होगा कि यह लगातार एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो यह थोड़ा काफ़ी कभी कभी टफ हो जाता है, बट यहाँ पर चूँकि यह एक सिंपल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है जिसे देखने पे हमें साफ पता चल रहा है कि पार्टिकल यहाँ पर पॉजिटिव x एक्सिस के डायरेक्शन में लगातार मूव कर रहा है। ठीक है, तो इस केस में अगर हम इसके स्पीड मतलब एवरेज स्पीड को निकालना चाहें तो हम एवरेज वेलोसिटी को उस इंटरवल के लिए निकाल के उसके मैग्नीट्यूड के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे और वह इसके एवरेज स्पीड के वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, दूसरा एक और हम यहाँ पर देखते हैं, दूसरा इंटरवल t = 0 सेकेंड टू t = 10 सेकेंड। 0 सेकेंड से 10 सेकेंड के बीच इसका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा इसे फाइंड करना है। तो सबसे पहले डेल्टा टी t2 - t1, तो फाइनल टाइम यहाँ पर 10 सेकेंड है, इनिशियल टाइम यहाँ पर 0 सेकेंड है, तो यहाँ पर टाइम का इंटरवल का वैल्यू 10 सेकेंड होगा। अब डेल्टा x निकालने के लिए x2 - x1, तो x2 हमारा फाइनल पोजीशन 10 सेकेंड पे होगा, मतलब x t = 10 और फाइनल पोजीशन 10 सेकेंड पे, तो इनिशियल पोजीशन यहाँ पर t = 0 सेकेंड पर होगा, 0 सेकेंड। तो 10 सेकेंड पे पोजीशन निकालने के लिए हमें यहाँ पर 10² + 10 + 1 और 0 सेकेंड पर 0² + 0 + 1, तो इस तरह से वो 10 का स्क्वायर 100 + 10 110 + 1 लिखते हैं, 110 + 1 111 -1 मतलब 110 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल डिस्प्लेसमेंट जो कि इस 10 सेकेंड में इस पार्टिकल ने किया है उसका वैल्यू 110 मीटर होगा। तो देयरफॉर इस केस में एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू डेल्टा x बाय डेल्टा t, मतलब 110 मीटर बाय 10 सेकेंड, तो यह 11 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर होगा। ठीक है, इसका 11 मीटर पर सेकेंड आंसर होगा। अगर हम इस इंटरवल के लिए आपको एवरेज स्पीड का वैल्यू पूछें तो एवरेज स्पीड
इसका वैल्यू पूछेंगे तो यह एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। तो एवरेज वेलोसिटी चूँकि यहाँ पर नेगेटिव नहीं है तो इसका मैग्नीट्यूड प्लस 11 मीटर पर सेकेंड ही आएगा। इस इंटरवल के लिए 0 सेकेंड से 10 सेकेंड के इंटरवल के लिए इसका एवरेज स्पीड का वैल्यू 11 मीटर पर सेकेंड ही होगा। चूँकि हमें इस एक्सप्रेशन से कंप्लीटली इसके बारे में नॉलेज मिल रहा है, इसके बारे में मालूम हो रहा है कि इसने अपने मोशन के दौरान कभी भी अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं किया है। तो इस केस में इसका एवरेज स्पीड इसके एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के इक्वल्स होंगे। ठीक है, तो आप एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के बारे में समझ चुके होंगे। अब हम यहाँ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में आपको बताएंगे। तो एवरेज वेलोसिटी जिसे भी बार से रिप्रेजेंट किया जाता है, वेक्टर होता है, और यह डेल्टा x बाय डेल्टा t। डेल्टा x डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा t इस डिस्प्लेसमेंट को ट्रेवल करने में जो टाइम लगता है उसके वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब मैथमेटिकल्स टूल में हमने आपको बताया था कि अगर x बाय वाई या y बाय x, y और x दो अलग अलग क्वांटिटी हैं जिसमें y यहाँ पर डिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट क्वांटिटी है और x इंडिपेंडेंट। ठीक है, और y डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन x, मतलब y और x दो डिफरेंट वेरिएबल हैं या दो डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं, जिसमें न्यूमरेटर में जो क्वांटिटी होता है वह डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ है और डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटी होता है फिजिकल क्वांटिटी वह इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी होता है। तो इस केस में इस रेशियो को रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x कहा जाता है। y बाय x को इसे कहा जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। मैथमेटिकल्स टूल्स के लेक्चर में हमने आपको इन सब के बारे में बताया था। ठीक है, और अगर यही चेंज इन y, डेल्टा y बाय डेल्टा x, चेंज इन x, तब यह रेशियो फिर से रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x कहलाएगा, बट डेल्टा y बाय डेल्टा x यह एवरेज कहलाएगा। तो यहाँ पर यह एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा x बाय डेल्टा t हम जानते हैं x डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी है और t टाइम इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी है, और यहाँ पे x डिपेंड करता है t टाइम पर। तो यहाँ पर डेल्टा x बाय डेल्टा t यह एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t कहलाएगा, मतलब यह रिप्रेजेंट करता है एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो कहने का मतलब एवरेज वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो एक तरह से एवरेज अगर हम वर्ड हटा दें, जैसे यहाँ पर y बाय x, यह रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x कहलाता है। जब डेल्टा लग जाता है दोनों में तब यह एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x के नाम से जाना जाता है। तो अगर हम यहाँ पर एवरेज हटा दें वेलोसिटी में, तो जो सिर्फ हमारा वर्ड बचेगा वेलोसिटी, यह x बाय t के वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, एवरेज है तो यहाँ पे डेल्टा x में भी डेल्टा और t में भी डेल्टा लगा रहेगा, और पूरा टर्म, जबकि आपको मालूम होना चाहिए कि ऊपर वाला जो क्वांटिटी है वह आपका डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए, नीचे वाला क्वांटिटी इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए, और ऊपर वाला फिजिकल क्वांटिटी नीचे वाले फिजिकल क्वांटिटी पे अगर डिपेंड होता है तो इस केस में इस पूरे टर्म को
डेल्टा अगर लगा हुआ है तब एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टी कहलाता है, और डेल्टा अगर हटा देंगे तब यह रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कहलाएगा। और डेल्टा हटा देंगे तो हमें एवरेज को हटाना होगा, तो इस केस में यह एवरेज वेलोसिटी बिकम्स वेलोसिटी के वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, और यह एक्स बाई टी कहलाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स मीन्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टी मीन्स टाइम। तो मोटा मोटी अगर वेलोसिटी को देखा जाए तो यह रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, वेलोसिटी इज ए रेट, किस चीज़ का रेट? पोजीशन का रेट, पोजीशन के चेंज का रेट, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, यह आपको याद रखना है आपसे। वेलोसिटी मीन्स रेट चेंज करने का, किसका? पोजीशन का, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। उसी तरह से हम यहाँ पर स्पीड, एवरेज स्पीड भी रेट होता है, तो एवरेज स्पीड किस तरह का? एवरेज। जानते हैं यह नेट मतलब टोटल पथ लेंथ, जिसे हम डेल्टा एस से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जो कि डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम मान लेते हैं डेल्टा एस से रिप्रेजेंट करेंगे। और टोटल टाइम डेल्टा टी। ठीक है, तो एवरेज स्पीड मीन्स डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। यहाँ पे एस क्या है? पथ लेंथ, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड के वैल्यू को करता है रिप्रेजेंट। और यहाँ पर जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है यह फिर से टाइम पे डिपेंड करता है, मतलब यहाँ पे एस डिपेंडेंट हो गया और टी इंडिपेंडेंट हो गया। एस जो फिजिकल क्वांटिटी जो कि डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, यह डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी है और यह डिपेंड करता है टाइम पे। अब चूंकि डेल्टा लगा हुआ है तो यह फिर से एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ एस मतलब डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कहलाएगा। और अगर डेल्टा हटा दें तो यहाँ पर एवरेज भी हट जाएगा, तो इसलिए स्पीड कहलाएगा एस बाय टी। ठीक है, मतलब स्पीड, उस केस में हम स्पीड को रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के नाम से जानते हैं। स्पीड क्या है? स्पीड भी रेट है, किस चीज़ का? डिस्टेंस के चेंज का, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है, तो स्पीड कई तरह के होते हैं। जब इसके ऊपर बार लग जाएगा तो इसे एवरेज स्पीड कहते हैं। अब एवरेज स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, तरह तरह के होते हैं। सबके बारे में हम सीखेंगे, जिसमें हम एवरेज स्पीड के बारे में हमने सीख लिया। और इसके थ्योरेटिकल मीनिंग को आपको याद रखना है कि स्पीड मतलब सीधा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अब हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी को यहाँ पर बताएंगे आपको। आइए, एवरेज वेलोसिटी के बाद अब हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी को समझते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जब भी कोई पार्टिकल इक्वल इंटरवल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है, चाहे वह टाइम इंटरवल कितना ही छोटा क्यों नहीं हो, हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट अगर ट्रेवल करता है तो वह पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में कहलाता है। वह पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता हुआ कहलाता है। उस पार्टिकल का वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाता है। ठीक है, एक बार फिर से हम बता रहे हैं, जब भी कोई पार्टिकल इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है तो उसका मोशन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कहलाता है। ठीक है, whenever an object moves such that on a straight line such that it
in equal interval of time it has equal displacement, ठीक है, then it is said to be in uniform velocity, then it is said to be in यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। जब भी कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा होता है और हर इक्वल टाइम इंटरवल में अगर यह इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है, तो इसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कहा जाता है, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसके पोजीशन के एक्सप्रेशन के थ्रू हम समझेंगे कि पार्टिकल या ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है या नहीं है। इसके डेफिनेशन को आप नोटबुक में, अपने नोटबुक में ज़रूर लिखेंगे, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल, या t लेते हैं और इधर xt, फिर यहाँ t लेते हैं और यहाँ पे xt, तो t इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 0 पे अगर हम मान लेते हैं पार्टिकल का पोजीशन 5 मीटर है, फिर 1 सेकेंड पे मान लेते हैं 10 मीटर है, 2 सेकेंड पे 15 मीटर, 3 सेकेंड पे 20 मीटर, 4 सेकेंड पे 25 मीटर, फिर 5 सेकेंड पे, इसको हम लिख देते हैं इन सेकेंड और इन मीटर, 5 सेकेंड पे 30 मीटर, 6 सेकेंड पे 35 मीटर, 7 सेकेंड पे 40 मीटर, 8 सेकेंड पे 45 मीटर, 9 सेकेंड पे 50 मीटर। यह एक पार्टिकल का 0 सेकेंड से 9 सेकेंड के बीच का पोजीशन का चार्ट दिया गया है, ठीक है, उसके डाटा को दिया गया है। अब पहला 1 सेकेंड, पहला 0 सेकेंड से 1 सेकेंड के बीच t इक्वल्स टू 0 सेकेंड टू t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, ठीक है। यह जानते हैं 0 से 1 सेकेंड मतलब जो टाइम इंटरवल है यह 1 सेकेंड का होगा, ठीक है। 0 सेकेंड से 1 सेकेंड के बीच टाइम इंटरवल 1 सेकेंड का है, एंड इस केस में, इस इंटरवल में डेल्टा एक्स जो डिस्प्लेसमेंट है यह 10 मीटर माइनस 5 मीटर, 10 माइनस 5, तो पहला 1 सेकेंड के इंटरवल में इसका डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है। कहीं से भी अगर हम 1 सेकेंड के इंटरवल, हालांकि हमें देखना होगा कि हर लगातार 1 सेकेंड के इंटरवल में अगर इसका डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर आता है तब यह यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कहलाएगा। तो हम अब 1 से 2 सेकेंड के बीच, बिटवीन t इक्वल्स टू 1 सेकेंड टू t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, डेट इज, फिर से टाइम इंटरवल 1 सेकेंड का है, तो डेल्टा एक्स 2 सेकेंड पे 15 मीटर और 1 सेकेंड पे 10 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर 10 मीटर माइनस 15 मीटर, 15 मीटर, 2 सेकेंड पे 15 मीटर है, 15 मीटर में 10 मीटर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 5 मीटर। तो पहला 1 सेकेंड का टाइम इंटरवल में 5 मीटर ट्रेवल कर रहा है, फिर अगला 1 सेकेंड के इंटरवल में, जो 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच का इंटरवल 1 सेकेंड का इंटरवल हो गया, इसमें भी यह 5 मीटर ट्रेवल कर रहा है। फिर बिटवीन t इक्वल्स टू 2 सेकेंड टू t इक्वल्स टू 3 सेकेंड, देयरफॉर इस केस में भी डेल्टा t 1 सेकेंड का हो गया, ठीक है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर डेल्टा x यहाँ पर 20 मीटर में 15 मीटर यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। 20 मीटर माइनस 15 मीटर, 5 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 3 अलग अलग 1 सेकेंड के इंटरवल में इसके डिस्प्लेसमेंट के वैल्यू को निकाला और यह तीनों वैल्यू सेम आया है, मतलब इन तीनों इक्वल टाइम इंटरवल में जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है वह सब इक्वल है 5 मीटर का। तो अभी तक यह 1 सेकेंड के इंटरवल का था। अब अगर हम किसी भी 2 सेकेंड के इंटरवल का डिस्प्लेसमेंट निकालें तो वह भी आपस में बराबर होना चाहिए। यूनिफॉर्म वेलोसिटी होने के लिए यह बताया गया है कि किसी भी टाइम इंटरवल का डिस्प्लेसमेंट, किसी भी इक्वल टाइम इंटरवल का डिस्प्लेसमेंट
हमेशा इक्वल आता हो। जैसे 1 सेकेंड का टाइम इंटरवल का डिस्प्लेसमेंट किसी भी पार्टिकल का, उसके मोशन में अगर हम कहीं से भी निकालें, एक एक सेकेंड का टाइम इंटरवल का डिस्प्लेसमेंट सब आपस में इक्वल होना चाहिए। फिर अगर हम 2-2 सेकेंड का इंटरवल का डिस्प्लेसमेंट अगर निकालेंगे तो वह भी आपस में इक्वल होना चाहिए 2 सेकेंड वाला। अगर हम 5-5 सेकेंड का इंटरवल का डिस्प्लेसमेंट अगर कहीं से भी निकालेंगे उस पार्टिकल का, तो वह सब भी अगर आपस में इक्वल होता है तब जाकर वह पार्टिकल या ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कहलाता है। तो अभी हमने इसके 1 सेकेंड के इंटरवल में यह ऑब्जर्व किया कि इसके 1 सेकेंड के इंटरवल में इसका डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू हमेशा इक्वल आता है और वह 5 मीटर है। अब हम 2 सेकेंड का इंटरवल लेते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं, बिटवीन t बराबर 0 सेकेंड टू t बराबर 2 सेकेंड, तो डेल्टा t का वैल्यू यहाँ पे 2 सेकेंड हो गया। तो डेल्टा x 2 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट 15 मीटर और 0 सेकेंड पे 5, तो 15 माइनस 5 मतलब 10 मीटर। फिर अगर हम यहाँ पर 2 सेकेंड और 4 सेकेंड के बीच लेते हैं, t इक्वस टू बिटवीन t इक्वस टू 2 सेकेंड टू t इक्वस टू 4 सेकेंड, तो डेल्टा t फिर से 4 सेकेंड होगा। तो डेल्टा x यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर 4 सेकेंड पे 25 मीटर और 2 सेकेंड पे 15 मीटर, 25 माइनस 15 10 मीटर, ठीक है। एक और इंटरवल ले लेते हैं 6 सेकेंड से 8 सेकेंड के बीच, बिटवीन t इक्वस टू 6 सेकेंड टू t इक्वस टू 8 सेकेंड, मतलब डेल्टा t 2 सेकेंड का इंटरवल हुआ यहाँ पर। तो यह तीनों ही टाइम इंटरवल इक्वल हैं आपस में 2 सेकेंड का, और यहाँ पर 2 का डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर अभी तक तो इक्वल है। और यह तीसरा का भी देख लेते हैं, तो 8 सेकेंड पे 45 मीटर और 6 सेकेंड पे 35 मीटर, तो यहाँ पे 10 मीटर। तो इस तरह से इस एग्जाम्पल में हम यह कंफर्म कर सकते हैं कि यहाँ पर जो पार्टिकल का मोशन है उसका इच इक्वल टाइम इंटरवल में, चाहे वो टाइम इंटरवल कितना ही बड़ा या कितना ही छोटा क्यों नहीं हो, इच इक्वल टाइम इंटरवल में जो डिस्प्लेसमेंट के वैल्यू हैं वह आपस में इक्वल हैं, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर हमने देखा कि इच 1 सेकेंड के टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू इक्वल्स हैं और वह 5 मीटर है, और इच 2 सेकेंड के टाइम इंटरवल में भी डिस्प्लेसमेंट के वैल्यूज़ आपस में इक्वल हैं, जो कि 10 मीटर इस एग्जाम्पल के केस में है। तो यह एग्जाम्पल जिस पार्टिकल के मोशन को रिप्रेजेंट करता है उसका मोशन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के मोशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इस केस में जो पार्टिकल का मोशन का यह वैल्यूज़ दिया गया है वो पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस का, मोशन के केस का एग्जाम्पल है, ठीक है। हेंस कह सकते हैं, हेंस इट इज़ ए केस ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। यह यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में अगर हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे किसी भी टाइम इंटरवल का, वह सारा वैल्यू आपस में इक्वल होगा। जब भी कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा तो उस केस में अगर हम किसी भी टाइम इंटरवल के लिए एवरेज वेलोसिटी के वैल्यू को फाइंड करेंगे, वो सारे वैल्यू आपस में इक्वल होंगे। इसी एग्जांपल में हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी फॉर t इक्वस टू 0 सेकेंड टू t इक्वस टू मान लेते हैं 5 सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी हम यहाँ पर निकालने वाले हैं 0 सेकेंड से 5 सेकेंड के बीच, ठीक है। तो v बार डेल्टा x बाय डेल्टा t, तो यहाँ पर x t इक्वस टू 5 सेकेंड, यहाँ पे पोजीशन 5 सेकेंड पे माइनस पोजीशन t इक्वस टू 0 सेकेंड पे निकालते हैं और डेल्टा t यहाँ पर
5 सेकेंड होगा। तो t इक्वल्स टू 5 सेकेंड पे पोजीशन इसका 30 मीटर और 0 सेकेंड पे यहाँ पे 5 मीटर बाय 5 सेकेंड, 25 बाय 5 मीटर पर सेकेंड मीन्स 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यह 0 से 5 सेकेंड के बीच के लिए इसका एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड है। अब हम अगर निकालते हैं 5 से 7 सेकेंड के बीच एवरेज वेलोसिटी, तो इसका आंसर भी 5 मीटर पर सेकेंड ही आएगा। ठीक है, आपको निकाल के दिखा देते हैं। बी फॉर टी बराबर 5 सेकेंड टू टी इक्वल्स टू 7 सेकेंड। ठीक है, बी एवरेज निकालने जा रहे हैं 5 सेकेंड से 7 सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड का इंटरवल के लिए। आंसर 5 मीटर पर सेकेंड ही आएगा। देयरफॉर बी इक्वल्स टू यहाँ पर x टी इक्वल्स टू 7 सेकेंड माइनस x टी इक्वल्स टू 5 सेकेंड। अब 5 सेकेंड से 7 सेकेंड के बीच का इंटरवल 2 सेकेंड का होगा। ठीक है, इसके वैल्यू को हम यहाँ पर लिखते हैं। तो 7 सेकेंड पे इसका पोजीशन 40 मीटर है और 5 सेकेंड पे इसका पोजीशन 30 मीटर है बाय 2। तो 40 माइनस 30 10/2 मीटर पर सेकेंड मतलब 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यह 5 सेकेंड का इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड आया। यह 2 सेकेंड के इंटरवल का एवरेज वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड आया। ऐसा इसलिए हो रहा है कि यहाँ पर जो पार्टिकल का मोशन है वह यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस का मोशन है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वह हमेशा इक्वल होगा। और डिस्प्लेसमेंट अगर इक्वल होगा तो यहाँ पर पार्टिकल का मूवमेंट का डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं करेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अगर इक्वल है तो मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट के और डायरेक्शन यह दोनों कभी भी चेंज नहीं करेंगे, हमेशा इक्वल होंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। ठीक है, आगे के लेक्चर में अभी आपको इसको और भी स्टडी करना है, जिससे इसका कॉन्सेप्ट आपको और अधिक मिल पाएगा और आप इसको और अच्छे से डीपली समझ पाएंगे। तो यह हम थोड़े थोड़े करके आपको बता रहे हैं, जिसमें अभी आपको यह मालूम हुआ है कि जब पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में होगा तो उसका यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में होने के कारण उसका एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू किसी भी टाइम इंटरवल के लिए हमेशा इक्वल होंगे। और यह जो वैल्यू यहाँ पर हमें मिला है, यह वैल्यू जो कि हमेशा आपस में इक्वल होंगे, यही इस पार्टिकल के यूनिफॉर्म वेलोसिटी का वैल्यू भी होगा। ठीक है, ठीक है, इसको याद रखना है। तो देयरफॉर हम इसको लिख देते हैं। देयरफॉर if object is in uniform velocity, अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में होगा तो देन बी एवरेज फॉर एनी इंटरवल फॉर एनी interval of time are equals to each other, जब ऑब्जेक्ट या पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में होंगे तो उसका एवरेज वेलोसिटी किसी भी टाइम इंटरवल के लिए हमेशा आपस में इक्वल होंगे। एंड कह सकते हैं इन दिस केस बी एवरेज इक्वल्स टू यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इस केस में जो बी एवरेज का वैल्यू होगा वही यूनिफॉर्म वेलोसिटी के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए जो सिंबल यूज होता है वह सिर्फ वी होता है। ठीक है, जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा वह वी के वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, और इस केस में वी एवरेज हम किसी भी इंटरवल का निकालें वह हमेशा इस यूनिफॉर्म वेलोसिटी के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सब आपस में इक्वल होंगे। तो इस लेक्चर को आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि जितने भी फैक्ट्स हमने आपको इस लेक्चर में बताए हैं
आप उसे अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छे से समझ में आता है, अगर आप इससे बहुत कुछ सीख पाते हैं, तो प्लीज़ आप हमारे लेक्चर को लाइक करें और इसे शेयर करें। और साथ ही साथ अगर आपने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें जल्दी से, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि जो भी नए लेक्चर्स हमारे चैनल पर आएंगे आपको इसके इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।